फार्म हाउस के सामने खड़ी अपनी गाड़ी में कपिल नीना का वेट कर रहा था। ये नीना कहाँ रह गई? कितना वक्त लगा रही है, कहीं उसकी फ्लाइट न छूट जाए। मेरा रवैया देखते हुए उसने फार्म हाउस के अंदर ना आने का फैसला लिया था। तभी उसे कोई बाउंड्री फांदता हुआ दिखा। अरे ये कोई चोर तो नहीं? नीना को फोन करके बता देता हूं। उसने नीना को फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये तो फोन ही नहीं उठा रही। अगर वो कोई खतरनाक मुजरिम हुआ तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कपिल उस साये के पीछे बाउंड्री फांद के अंदर चला गया। बाउंड्री छोटी होने की वजह से कपिल को भी उसे फांदने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कपिल लॉन के बाएं हिस्से में कूदा था जिधर आगे बढ़ के स्विमिंग पूल था। कपिल बड़ी सावधानी से लॉन का मुआयना करते हुए आगे बढ़ रहा था। तेज बारिश की वजह से कपिल को उस इंसान को ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। फिर भी वो किसी तरह गार्डन के बीचों बीच पहुंचा। मिडनाइट लिली की क्यारियां उसके ठीक सामने थी। क्यारियों के पास एक बड़ा सा गड्ढा खुदा देखकर कपिल थोड़ा चौंक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था इतना गहरा गड्ढे का क्या उपयोग हो सकता है। गड्ढे की गहराई देखने के लिए वो नीचे झुका ही था कि पीछे से उसकी खोपड़ी पर एक वार हुआ और वो तुरंत अपने होश खो बैठा। उसका शरीर किसी आलू की बोरी के समान उस गड्ढे में लुढ़क गया। लतिका ने बेडरूम का दरवाजा बंद करके चिटकनी चढ़ाई, फिर दरवाजे से पीठ टिकाकर आंखें बंद कर ली। अपना सेल फोन निकालकर उसने ऑन करने की कोशिश की लेकिन फोन ऑन नहीं हुआ। यकीनन बारिश के पानी में वो पूरी तरह खराब हो चुका था। शिट, फोन भी गया। अब मैं क्या करूं? मेरा उसे कॉल करना बहुत जरूरी है। उसके दिमाग में एक साथ इतने विचार घूम रहे थे और वो बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसने सबसे पहले गीले कपड़े उतार दिए। ठीक उसी समय कमरे में घुप अंधेरा छा गया। डर के मारे उसने वेद के दिए हुए सूखे कपड़े जमीन पे ही फेंक दिए थे। लतिका नीचे झुककर फर्श टटोलने लगी। कपड़े कहाँ गए? यही तो डाले थे। अर्धनग्न अवस्था में वो ठंडे इटालियन मार्बल के फर्श में हाथ फेर रही थी। उसे जरा भी ख्याल नहीं था कि वो किस दिशा और कितनी दूर जा रही है। फर्श पर सरकता हुआ उसका हाथ किसी चीज से स्पर्श हुआ। इंसानी त्वचा का स्पर्श उसने अंधेरे में भी साफ साफ पहचाना। उसके होशो हवास पाख्ता हो गए। वो फौरन फर्श से उठी और अंधेरे में गिरती पड़ती दरवाजे तक पहुंची। बिजली की गति से दरवाजा खोल उसने बाहर दौड़ लगा दी। पावर बैकअप क्यों नहीं चालू हुआ? कहीं किसी ने जानबूझ के मेन पावर फ्यूज तो नहीं निकाल दिया? मुझे अब कपिल पे सीधा शक हो रहा था। वही हरामजादा होगा। आखिर चाहता क्या है वो कमीना? मैं अभी सीढ़ियों तक ही पहुंचा था कि मुझे लतिका की चीख सुनाई दी। मैं जल्दी करते हुए एक बार में दो सीढ़ियां फांद कर नीचे पहुंचा। पैसेज में आगे बढ़ते ही सामने से बेतहाशा भागती हुई लतिका मुझसे टकराई। भय से कांपती हुई लतिका मुझसे लिपट गई। क्या हुआ? मेरा हाथ लतिका के जिस्म पे पड़ा तो लतिका को अपने अवस्था का ध्यान आया। वो ये भूल ही गई थी कि उसने ढंग से कपड़े भी नहीं पहने थे। वो फौरन मुझसे अलग हुई। ये तो गनीमत थी कि इस घड़ी गहरे अंधेरे ने उसकी लाज रख ली थी। वो बेडरूम में कोई फर्श पर मरा हुआ है। नीना? कहीं वहां नीना की लाश तो नहीं? लेकिन नीना की लाश स्टडी के नीचे बेडरूम में कैसे आई? मेरा दिमाग ऐसे सवाल कर रहा था जिसके जवाब मेरे पास नहीं थे। अंधेरे में मैं धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ा। लतिका भी डरते डरते मेरे पीछे चल रही थी। क्या लतिका ने अनजाने में नीना की लाश ढूंढ ली थी? कहानी जारी रहेगी। लतिका को ढूंढता हुआ कबीर फार्म हाउस के बैकयार्ड से घर की तरफ बढ़ रहा था। इस घर में पक्का कोई चक्कर है। मैंने लतिका को पहले ही यहाँ आने से मना किया था, लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है। लॉन में इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है जैसे किसी इंसान को दफनाना हो। तभी अचानक कबीर को कोई बैकयार्ड की ओर आता हुआ दिखा। ये कौन है? कहीं ये नीना तो नहीं? मुझे तो ये नीना और वेद अव्वल दर्जे के खूनी लगते हैं। कहीं ये लतिका के साथ कुछ बुरा ना कर दे। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कबीर बिना सोचे समझे उस औरत का पीछा करने लगा। जल्दी जल्दी में उसका मोबाइल उसके जेब से गिर गया था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। इधर बेडरूम के पैसेज में मैं और लतिका आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे को भांपते हुए कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों के दिल की धड़कनें तेज थीं। कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला था। शायद गलती से लतिका ने नीना की लाश ढूंढ ली है। मैं बेहद चौकन्ना और बेहद एहतियात के साथ आगे बढ़ा।
कमरे में कबर्ड खोलकर मैंने एक इमरजेंसी लाइट निकाल कर जलाई। मेरे दिए हुए कपड़े दरवाजे की पिछली तरफ फर्श पर पड़े हुए मिले। मैंने वो कपड़े उठाकर लतिका की तरफ बढ़ा दिए। लतिका ने झिझकते हुए वो कपड़े ले लिए और दूसरी तरफ मुंह करके पहनने लगी। मैंने इमरजेंसी लाइट फर्श पे रखी और खुद बेड के नीचे देखने के लिए फर्श पे लेट गया। बेड के नीचे कोई नहीं था। मैंने एक बार फिर बेड के नीचे इमरजेंसी लाइट की रोशनी डाली। इस बार वहां से कुछ दिखाई दिया। बेड के नीचे फर्श पे अच्छा खासा पानी था। मैंने हाथ बढ़ाकर पानी को छुआ। पानी बर्फीला ठंडा था, जैसे वहां बर्फ रखे रखे पिघल गई हो। यह पानी लतिका के गीले कपड़ों से तो नहीं आया होगा, तो आखिर ये है क्या? तभी लतिका के मुंह से एक जोर की चीख निकली। क्या हुआ? लतिका से कुछ भी बोला नहीं गया। वो कमरे के बाएं तरफ वाली ग्लास की विंडो की तरफ हैरान होकर देख रही थी, जैसे उसने कुछ अद्भुत देख लिया हो। मैंने इमरजेंसी लाइट उठाकर खिड़की की तरफ रोशनी दी। खिड़की पे एक साए की आकृति थी जो अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। कौन है वहां? मैं दिलेरी से चिल्लाता हुआ खिड़की की तरफ लपका, लेकिन वो साया अब तक अंधकार में लोप हो गया था। मैंने ग्लास पैनल को हटाकर देखा तो बारिश की बौछार मुझे भिगाते हुए कमरे में प्रवेश करने लगी। तेज बारिश में मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। तुम यहीं रुको, मैं बाहर देखकर आता हूं। ये जो कोई भी है अब मुझसे नहीं बचेगा। मेरे बाहर जाते ही लतिका ने वापस लिविंग रूम की ओर रुख किया। ये कैसा घर है? मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। मुझे तुरंत कबीर को कॉल करना होगा। लतिका ने वापस अपना फोन निकाला और उसे वापस ऑन करने की कोशिश की। बारिश के पानी की वजह से वो पूरी तरह खराब हो चुका था। अब क्या करूं? लतिका ने सोचते हुए लिविंग रूम के इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। उसे एक कॉर्डलेस फोन नजर आया। थैंक गॉड। जल्दबाजी में उसने किसी तरह से एक नंबर डायल किया। फोन रिंग कर रहा था। ओह गॉड कबीर, प्लीज फोन उठाओ, प्लीज कबीर। 2-3 बार भी पूरे रिंग करने के बावजूद किसी ने फोन नहीं उठाया। लतिका का आखिरी प्रयास भी नाकाम होता नजर आ रहा था। भाड़ में जाइए, मैं अब यहाँ से खुद बाहर निकलूंगी। तभी उसे याद आया कि मैंने हाल ही में बाहर जाने के लिए गेट का सिक्योरिटी लॉक खोला था। शायद वो अब तक खुला होगा। उसने उसी रास्ते से बाहर जाने की ठानी। घर के सामने वाले एरिया को देखने के बाद मैं अब बैकयार्ड की छानबीन कर रहा था। तेज बारिश के कारण मैं एक बार फिर से भीग चुका था। वो जो कोई भी था यहीं कहीं छुपा होगा। मैं सावधानी से आगे बढ़ता हुआ बैकयार्ड के कोने कोने में तलाश कर रहा था। तभी मुझे एक फोन की घंटी सुनाई दी। क्या सच में किसी का फोन बज रहा है या मेरा वहम है? कहीं ये वही इंसान तो नहीं जिसका साया मैंने और लतिका ने बेडरूम से देखा था? कहीं ये कपिल तो नहीं? कपिल नहीं, शायद घर की लाइट ऑफ की है। कहीं उसी ने तो नीना की लाश नहीं छुपाई जब मैं नीचे लतिका से बात कर रहा था? कहीं ये कपिल और लतिका की कोई मिलीजुली साजिश तो नहीं है मुझे जेल भिजवाने की, और अब मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? मैं उस फोन की घंटी का पीछा करते करते आगे बढ़ रहा था। मैं अब पता लगाने वाला था कि आखिर वो किसका साया था जो उसके दिलो दिमाग के साथ खेल रहा था। कहानी जारी रहेगी। फोन की घंटी का पीछा करते करते मैं बैकयार्ड में पहुंच चुका था। आवाज काफी तेज हो रही थी और लग रहा था जैसे पास से ही आ रही हो। तभी मुझे जमीन पर कुछ चमचमाता हुआ दिखा। ये वही फोन था जिसकी घंटी मुझे सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ में आते ही फोन बजना बंद हो गया। आखिर ये किसका फोन हो सकता है? मैंने फोन खोल के देखना चाहा, लेकिन फोन की स्क्रीन लॉक्ड होने की वजह से मुझे कुछ हाथ नहीं लगा। यही कहीं होगा, आगे जाकर देखता हूँ। अगर ये कपिल निकला तो आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे गैराज के छोटे वाले कमरे के खिड़की पे किसी की आकृति दिखाई दी। कोई लड़की अपने हाथ में एक लैंप लिए खड़ी थी। मुझे पूरा यकीन था कि मैंने नीना का साया देखा था। ठीक उसी पल जोर की बिजली कड़की और मैं कुछ देर के लिए नतमस्तक वहीं खड़ा रहा। नीना का साया वहां से जा चुका था। नीना, वो नीना ही थी। मुझे उसे अभी ढूंढना होगा। मैंने हड़बड़ाहट में गैराज के दरवाजे की तरफ रुख किया। लतिका किसी भी तरह से उस रास्ते का पता लगाना चाहती थी जहां से मैं बाहर गया था। शायद ये वही पैसेज हो जहां से वेद गया था। अभी भी पावर कट होने की वजह से उसे रास्ते का कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी वो किसी तरह बस आगे बढ़ी चली जा रही थी। उसने तय कर लिया था कि वो अब किसी भी हाल में यहां से बाहर निकल के रहेगी। तभी उसका पैर किसी भारी लकड़ी की चीज से टकरा और वो असंतुलित होकर गिर पड़ी। दर्द और डर से वो उभर ही रही थी कि
उसने अपने सामने से किसी औरत की आकृति को जाते हुए देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वहां सच में कोई था या फिर ये महज उसका वहम था। वो इतना डर गई थी कि उसके गले से चीख भी नहीं निकल रही थी। किसी तरह से उसने अपने आप को अंधेरे में छुपाने की कोशिश की। फिर वो तेजी से उल्टे पांव भागी। बगल में उसने एक छोटा सा दरवाजा पाया, जिसे खोल के वो भागते हुए बाहर निकली। लेकिन बाहर निकलते ही उसे एक जोर की टक्कर लगी और वो नीचे गिर पड़ी। वो मैं था। मेरी आंखों में खून सवार था। मैंने उसके बांह को जोर से जकड़ लिया था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने बेहद जोर से उसे दबोचा हुआ था। वो बिल्कुल असहाय थी। ए लड़की, सच सच बता, तू यहाँ क्यों आई है? क्या खेल खेल रही है तू? तेज बारिश में गार्डन में खुदे हुए गड्ढे में तेजी से पानी भर रहा था। गड्ढे में बेहोश पड़े कपिल पे कीचड़ की एक परत जम चुकी थी। नाक और मुंह में कीचड़ घुसने की वजह से उसे झटके से होश आई। डूबने के एहसास से भयभीत होकर उसने कीचड़ में बार बार हाथ पैर मारा और उठ बैठा। खांसते खखारते हुए उसने अपने मुंह और नाक में घुसे हुए कीचड़ को बाहर निकाला। सांस लेने तक में उसे तकलीफ होने लगी थी। कुछ समय बाद तक वो सामान्य महसूस कर रहा था। बारिश का पानी उसके चेहरे पे लगे कीचड़ को धीरे धीरे धुल रहा था। कपिल को एहसास हुआ कि वो मौत के कितने करीब था। मैंने बड़ी जोर से उसकी दाहिनी कलाई पकड़ी हुई थी। दर्द इतना तीव्र था कि लतिका के आंखों से आंसू छलक गए। एक हल्का सा झटका और तेरी कलाई का जोड़ खुल जाएगा लड़की। पहली बार तो मुझे तुझ पर बस शक हुआ था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है। क्यों आई है तू यहाँ? बता। बताती हूँ, तुम जो बोलोगे सब बताती हूँ। पहले मुझे छोड़ो प्लीज। छोड़ दूंगा। पहले ये बता कि पूरे खेल में तेरा साथी कौन है? कपिल है ना? तभी एक जोरदार आवाज हुई। किसी ने मेरे सर पे जोरदार वार किया था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। लतिका ने मौका देखते ही अपना हाथ मेरे पकड़ से छुड़ा लिया था और वो एक तरफ खड़ी होकर मुझे सहमे हुए देख रही थी। अपने होशो हवास खोने से पहले जो अंतिम हल्की सी धुंधली झलक मैंने देखी, वो किसी आदमी की ही थी। कहानी जारी रहेगी। मैंने कराहते हुए अपनी आंखें खोली। मेरा सर बुरी तरह दुख रहा था। आंखों के आगे सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। मैंने आंखों पे जोर दिया और धीरे धीरे मेरे सामने का दृश्य साफ हुआ। उस घड़ी में लिविंग रूम के सोफे पर ढेर था। कमरे में मोमबत्तियों से हल्की रोशनी की गई थी। मेरे ठीक सामने वाले सोफे पर कपिल मोटवानी बैठा हुआ था और उसकी उंगलियों से एक सुलगता हुआ सिगरेट झूल रहा था। मुझे होश में आता देख कपिल ने एक कश लगाकर एक ही सांस में धुआं छोड़ा। सामने ही सोफे पर एक कोने में लतिका बैठी हुई थी। वो अभी भी बुरी तरह से डरी हुई थी। मुझे शुरुआत से ही तुझ पर शक था कपिल। तेरे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता था। कपिल ने बिना कुछ बोले मेरी तरफ जलता हुआ सिगरेट बढ़ा दिया। उस घड़ी मुझे वाकई में सिगरेट की बहुत जरूरत थी। मैंने हाथ बढ़ाकर सिगरेट थाम लिया और बेताबी से उसके कश लेने लगा। मैंने सुना था कि राइटर लोग ज्यादा थ्रिलर विलर पढ़ के अक्सर पागल हो जाते हैं साले। उन्हें हर कोई खूनी, हर घटना ही सस्पेंसफुल लगने लगती है। आज देख भी लिया। नीना कहाँ है? मुझे क्या पता नीना कहाँ है। मैं तो उसी की तलाश में यहाँ आया था और उल्टा अपनी जान जोखिम में डाल बैठा। बल्कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम बताओ नीना कहाँ है और ये लड़की कौन है? बकवास मत करो कपिल। ये तुम्हारी ही साथी है जिसे तुमने मुझे यहाँ फंसाने के लिए भेजा है। मैंने कहा ना, तुम साले राइटर्स का दिमाग ही कुछ ऐसा होता है। हर मामूली चीज में तुम्हें षड्यंत्र दिखने लगता है। तुम तो अब ऐसे ही बोलोगे ना। तुम्हारे प्लान का भांडा फोड़ जो हो चुका है अब। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मैं और तुम किसी सो कॉल षड्यंत्र में पार्टनर्स हैं? लतिका ने बिना कुछ कहे इनकार में सर हिलाया। ये तो बोलेगी ही कि ये तुम्हारे साथ शामिल नहीं है। अगर तुम दोनों मिले जुले नहीं हो तो फिर इसको बचाने के लिए तुमने मुझ पर वार क्यों किया? वो इसलिए बेवकूफ क्योंकि मुझे लगा कि तुम नीना पे अटैक कर रहे हो। मैं कपिल से बोलने की बजाय अपने आप में बड़बड़ाया। इसे लगा कि मैं नीना पे अटैक कर रहा हूँ। मतलब इसने नीना की लाश यहाँ से नहीं हटाई थी? क्या बड़बड़ा रहे हो वेद? आखिर कुछ तो बोलो। तुम्हारे घर पे ये सब क्या चल रहा है? कपिल, तुम मेरे दोस्त और लीगल एडवाइजर हो। मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरफ से पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाओ और मेरे हाथों नीना की मौत हो जाने की खबर दे दो। ये क्या बक रहे हो तुम वेद? तुम्हारा होश ठिकाने पे तो है। होश ठिकाने पे नहीं थे, इसलिए अपना गुनाह छुपाने के लिए ऊल जलूल करतब कर रहा था। लेकिन अब होश बिल्कुल ठिकाने आ गए। मैं अपना अपराध कबूल कर लेना चाहता हूँ, भले ही उसके लिए मुझे मौत की सजा भी क्यों ना सुना दी जाए। कपिल को अब भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या
तुमने सच में नीना को मार डाला? जानबूझकर नहीं, ये सब हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ था। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, सच में। मैं कपिल और लतिका को उस शाम का सारा घटनाक्रम बताते चला गया। पूरा घटनाक्रम सुनने के बाद कपिल ने एक गहरी हुंकार भरी। लेकिन आखिर नीना की लाश कहाँ गई? मैं नहीं जानता। मैं जब ऊपर स्टडी रूम में आया तो वहां लाश नहीं थी। मैंने पूरा फार्म हाउस छान मारा, लेकिन लाश कहीं भी नहीं मिली। कुछ देर तक वहां एक बोझिल असहज सन्नाटा व्याप्त रहा। सारे तथ्य तुम्हारे खिलाफ है वेद। तुम्हारा इरादा नीना को जानबूझकर मारने का भले ही ना हो, ये कोर्ट में साबित करना इम्पॉसिबल होगा। तुम्हारे बैकयार्ड में खुदा हुआ आदमकद गड्ढा, नीना की लाश का गायब होना, हर एक बात, हर चीज तुम्हारे खिलाफ है। प्रोसिक्यूटर के सामने 2 मिनट भी नहीं टिकेगा तुम्हारा केस। लेकिन अगर नीना की लाश को तुमने नहीं छुपाया और मैंने भी नहीं छुपाया, इसका मतलब हमारे अलावा इस फार्म हाउस में कोई और भी है, और शायद उसी ने ही मेरे सर पे वार किया था, जिससे मैं बेहोश होकर उस गड्ढे में गिर गया था। मैं और कपिल दोनों एक साथ लतिका की तरफ देखने लगे। लतिका डर के मारे पसीने से तर हुए जा रही थी। मैडम, कुछ बताएंगी आप? क्या मतलब? कपिल के अंदर का वकील अब पूरी तरह से जाग गया था। उसने सर से पांव तक लतिका को ऐसे घूरा कि लतिका सिहर उठी। मतलब ये कि तुम्हारी ये डैमसेल इन डिस्ट्रेस वाली कहानी 2 मिनट भी नहीं टिकेगी। क्या कारण था कि तुम इस तरह वेद के घर अकेली चली आई? और क्या है तुम्हारी कहानी? और ये मत बोलना कि ये सब महज एक इत्तेफाक था। जेंडर इक्वालिटी को सबसे सीरियसली इंडियन पुलिस ने ही लिया है। 3rd डिग्री अप्लाई करते वक्त वो लड़का लड़की कुछ नहीं देखते। कपिल सभी दलीलें बेहद सर्द आवाज में पेश करता था। इस काम में उसे वैसे भी महारत हासिल थी। अब तक रुआंसी हो चुकी लतिका खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, 3rd डिग्री? मुझ पे किस बात की 3rd डिग्री अप्लाई करेगी पुलिस? मैंने क्या किया है? मुझे इस काम के लिए हाँ बोलना ही नहीं चाहिए था। कबीर ने मुझे कितना समझाने की कोशिश की थी, मैंने ही उसकी बात नहीं मानी और इस मनहूस घर में चली आई। कपिल के चेहरे पे विजयी मुस्कान उभरी। उसने यूं मेरी ओर देखा जैसे वो कोर्ट रूम में केस जीतने के बाद जज से शाबाशी की उम्मीद कर रहा हो। सब कुछ साफ साफ बताओ लड़की, क्या माजरा है? लतिका भी चाबी लगी हुई गुड़िया की तरफ बोल पड़ी। मुझे यहाँ आने के लिए नीना मैडम ने पैसे दिए थे। कहानी जारी रहेगी। कपिल और मैं लतिका का जवाब सुनकर चौंक गए। ये तुम क्या कह रही हो? नीना ने तुम्हें किस चीज के लिए पैसे दिए थे? साफ साफ बताओ। करीब 10 दिन पहले की बात है, जब मैं नीना मैडम से पहली बार मिली थी। वो मुझसे सोशल नेटवर्किंग ऐप से कनेक्टेड थी और 1-2 बार हमने आपस में मैसेजेस पे बात भी की थी। उन्हें पता था कि मैं पेशे से मॉडल हूँ और एक्टिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। एक दिन मुझे नीना मैडम का कॉल आया कि उनके पास मेरे लिए काम है। मैं उनके बताए हुए जगह पे वक्त से पहुंच गई। तो बताइए मैम, क्या प्रोजेक्ट है? जब से आपका कॉल आया है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हें एक बहुत अहम किरदार निभाना है। मैं बिल्कुल रेडी हूँ मैम, आप बताइए तो सही कि आखिर रोल क्या है? तुम्हें मेरे हस्बैंड वेद अग्रवाल को रिझाने की कोशिश करनी होगी। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। ये बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। मेरे पति वेद का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। इतना सब देखने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं वेद से रिश्ता तोड़ लूंगी, लेकिन उसका बदला हुआ रवैया देखकर मुझे अफसोस होने लगा। मैं अपनी शादी को एक और मौका देना चाहती हूँ, इसलिए मैं वेद का टेस्ट लेना चाहती हूँ। मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ, बशर्त तुम्हें ये बात अपने तक ही रखनी होगी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। क्या नीना सच में मेरे साथ ऐसा कर सकती है? उस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए तुमने बिना कुछ सोचे समझे नीना को हाँ कह दिया। लतिका शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी। मतलब नीना ने तुम्हारे साथ मिलकर वेद का स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया था, लेकिन बिना कैमरा के प्रूफ कहां से लाती तुम? मैं अपने सेलफोन पर वीडियो रिकॉर्ड करने वाली थी, लेकिन आज इतनी बारिश हो रही थी कि मेरा फोन भीगकर खराब हो गया। यहाँ आई तो देखा यहाँ अलग ही सीन चल रहा है। कपिल अपनी जगह से उठकर फिर से बाहर की तरफ गया। उसने विस्की की बोतल खोली और 2 पैक ड्रिंक बनाई। उसने मुझे एक पैक पकड़ाया और सोफे पे आराम से लुढ़क गया।
वाह, नीना तो सच में काफी शानदार खिलाड़ी निकली। बल्कि वेद, मैं तो ये बोलूंगा कि तुम्हें नीना से ही अपने नॉवेल्स की स्टोरी लिखवानी चाहिए थे। तुम दोनों मियाँ बीवी सुपर डुपर हिट कहानियां छापते। मैं अब भी पिछले सदमे से उभर नहीं पाया था। मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं उसे जवाब दे पाऊं। मैं लिविंग रूम में टंगे अपनी और नीना की तस्वीर को घूरे जा रहा था। एक बात बताओ, तुम नीना के कहने पे ये काम करने को तैयार हो गई। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हारे सेड्यूस करने से सामने वाले के अंदर का ठरक का देवता जाग गया तो तुम्हें कौन बचाएगा? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और नीना मैम ने कहा था कि वेद जी ऐसे इंसान नहीं है जो किसी लड़की की रजामंदी के बिना उस पर जोर जबरदस्ती करे। अगर ये कुछ उस तरह का करने की कोशिश भी करते तो फिर भी मैं किसी तरह वहां से बच निकलती। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो मुझे समझ आया कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। मुझे क्या पता था कि ये तो अपनी बीवी की हत्या ही कर देंगे। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। तुम उस औरत की बातों में इतनी आसानी से आ गई जो अपने ही पति का लिटमस टेस्ट करवाने चली थी। डाउट तो मुझे भी था कि गड़बड़ हो सकती है। कबीर ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे काम करने से मना भी किया था, पर तब मैंने उसकी बात टाल दी। फिर हम दोनों में तय हुआ कि मैं फार्म हाउस के सामने से एंटर करूंगी और वो पीछे की दीवार फांद कर आएगा और वहीं कहीं छुपा रहेगा। अगर वेद मुझसे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता तो मैं चिल्लाती और कबीर मुझे बचा लेता। यानी मैंने जिसे दीवार फांद कर फार्म हाउस में दाखिल होते हुए देखा था और जिसने मुझ पर हमला किया था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? हाँ, शायद। लेकिन मेरा फ़ोन खराब होने की वजह से मैं उससे बात नहीं कर पाई। बेडरूम में कपड़े चेंज करते वक्त मैंने उस साए को देखा तो मुझे लगा कि शायद वो कबीर है। तभी मैं उसे सिग्नल देने के लिए इतना जोर से चीखी थी, लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला। बाद में मैंने उसे कॉल किया था उसे आगाह करने के लिए कि वेद बाहर चेक करने आ रहा है, लेकिन तब भी उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। एक मिनट, जब मैं बाहर गया था तब तुमने कबीर को कॉल किया था? हाँ। बाहर मुझे एक सेलफोन पड़ा हुआ मिला था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर सकूं मुझे वहां वो दिखी, नीना। कौन? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुमने ही तो बोला था कि नीना मर चुकी है। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने उसकी परछाई गिराज के बगल वाले कमरे में देखी थी। शायद यह गिराज की तरफ से ही आ रही है। हम तीनों स्टोर रूम की तरफ सावधानी से बढ़ रहे थे। पावर कट होने की वजह से हमें अंधेरे में चलने में दिक्कत हो रही थी। डरते हुए हम तीनों ने स्टोर रूम में प्रवेश किया। मेरा ध्यान अचानक वहां रखे डीप फ्रीजर चेस्ट पर गया। फ्रीजर के ऊपर एक आकृति औंधी पड़ी थी। मैंने उसे पलटा। कबीर! उसकी आंखें बंद थी और शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। सर पर एक चोट का निशान था जिससे बहता खून अब सूख कर जम चुका था। शायद ये सिर्फ बेहोश हुआ है, इसे उठाकर हॉल में ले चलते हैं। हम तीनों ने बड़ी मशक्कत से उसे उठाया और लिविंग रूम के कारपेट पे लिटा दिया। कबीर! उठो कबीर! उसके चेहरे पे पानी छिड़का गया तो उसे कुछ होश आने लगा। धीरे धीरे कबीर ने अपनी आंखें खोली। लतिका? हाँ कबीर, मैं यही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? कबीर अपना सर पकड़े हुए उठ बैठने की कोशिश करने लगा। लतिका, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कौन है ये लोग? चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये वही है जिसने मेरे सिर पर वार किया था। तेरी वजह से मैं उस गड्ढे में डूबते डूबते बचा। मैं आपको मारना नहीं चाहता था, लेकिन इतना बड़ा गड्ढा देखकर मुझे डर लगने लगा कि कहीं आप लतिका को मारकर उसे वहीं उस गड्ढे में दफन करने की साजिश तो नहीं कर रहे। इसलिए मैंने सोचा पहले रास्ता साफ करूं और फिर तुम्हें वहां से बचाकर ले जाऊं। लेकिन तुम स्टोर रूम में कैसे आए? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना याद है कि इनके ऊपर वार करने के बाद मैंने बैकयार्ड में किसी की परछाई देखी थी। मैं उसी का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। वो व्यक्ति गिराज के बगल में एक कमरे में गया था तो मैं भी उसके पीछे चला गया, लेकिन वहां इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ दिख नहीं पाया। इससे पहले मैं कुछ करता मुझे किसी ने बहुत जोर से मारा और अगले ही पल मेरी आंखें बंद हो गई। शायद मैं तब से ही बेहोश पड़ा था। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि इस घर में चल क्या रहा है? लतिका ने सारी वारदात कबीर को शुरू से बताई। ओह गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन ऐसा हुआ तो है। कहीं तुमने तो नीना की बॉडी नहीं चुराई? सर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को रेस्क्यू करने आया था। मैं आपकी बीवी को जानता तक नहीं। भला मैं उनकी बॉडी का क्या करूंगा? कुछ पल तक हम चारों शांत होकर बैठे रहे। कपिल और मैं दोनों घर में हुए हर एक वारदात के पलों का हिसाब लगा रहे थे। तभी लतिका एकदम से बोल पड़ी।
अब तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है। वो क्या? अब प्लीज ये मत कहना कि कोई और भी तुम लोगों के प्लान में शामिल था जो अभी मेरे इस फार्म हाउस में छिपा हुआ है। नहीं नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीना मैडम की आत्मा आपसे बदला लेना चाह रही है? व्हाट नॉनसेंस, कुछ भी अनाप शनाप मत बको। ये पूरी तरह से मुमकिन है। मैंने कितनी सारी ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां लोगों की अकाल मौत हो जाती है तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और फिर वो अपने कातिल से बदला लेने आते हैं। इसका मतलब जिसने मुझ पर वार किया था वो नीना मैडम की आत्मा थी। अब यही सुनना बाकी रह गया था। तुम एकदम बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो। अगर नीना की आत्मा ये सब कर रही होती तो कम से कम उसकी बॉडी तो वहीं स्टडी में पड़ी होती ना जहां वेद उसे छोड़ के गया था। आज के जमाने में कोई इन सब चीजों पे विश्वास कर सकता है भला? बताओ। कपिल बोल ही रहा था कि अचानक मुझे सबके चेहरे के भाव में परिवर्तन होते नजर आए। मैं, लतिका और कबीर सभी के चेहरे सफेद पड़ गए थे। अरे क्या हुआ तुम लोगों को? इतने सहमे हुए क्यों लग रहे हो? हमने बिना कुछ बोले कपिल को पीछे मुड़ने का इशारा किया। कपिल ने पीछे मुड़कर देखा और वो भी डर से सहम गया।